नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं एक ऐसे बिंदु को लेकर के आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं, जिसके लिए सैकड़ों स्टूडेंट्स ने कई बार कमेंट किए हैं और कई बार मैसेजेस के माध्यम से भी ये जानने का प्रयास किया है। दोस्तों, जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, वैसे ये अपने आप के अंदर एक ऐसा मुद्दा है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के इस समय काफ़ी परेशान भी हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ये विचार बार बार चलता है कि ये होता क्या है और किस तरह से ये किया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ उसके आधार पर पता चली गया है कि हम बात करने चाह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, यानी सामान्यीकरण किस प्रकार से होता है किसी परीक्षा में अंकों को लेकर के, उसके संदर्भ में बात करेंगे। विशेषकर हमारा विषय जो है आज का, वो कैसे और क्यों ज़रूरी है, ये कैसे होता है और क्यों ज़रूरी है और किसके लिए। दोस्तों, रीट 2022 में, रीट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम से लेकर अब तक बहुत बार बहुत सारे विद्यार्थियों से बार बार ये चीज़ सुनने को मिलती रही है। हालांकि दोस्तों, मेरे बहुत सारे विद्वान साथियों ने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को ये बात स्पष्ट की है कि ये क्या है, होगा कि नहीं होगा। हालांकि ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि बोर्ड या सरकार इसको करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन जैसे कि हमें सूचना है बोर्ड की विज्ञप्ति में और इसके लिए जो परीक्षाएं आयोजित हुई अलग अलग पारियों में, उसके अनुसार कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है पेपर्स को लेकर के, बहुत सरल और बहुत कठिन पेपरों की स्थितियां बनती है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब वो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, वो अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। बोर्ड अपने तरीके से कोई फॉर्मूला अपना सकता है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो परीक्षाएं आयोजित करती है वो अपना फॉर्मूला अपना सकती है। यहाँ मैं आप लोगों से केवल दो बातों पर चर्चा करना चाहूँगा। पहले नंबर पर तो एक सामान्य फॉर्मूला क्या हो सकता है, एकदम सिंपल से कैसे नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, उसका क्या तरीका हो सकता है, एक तो उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा दोस्तों, 2022 की परीक्षा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये होता क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, कब करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और कैसे होता है। क्या है सबसे पहले तो, और कैसे होता है। दोस्तों देखिए, जब एक समान पद या परीक्षण के लिए, किसी एक पद या परीक्षण के लिए, एक समान प्रकार के पदों के लिए और या समान प्रकार के परीक्षण के लिए यदि किसी प्रकार की परीक्षा का आयोजन होता है और उस परीक्षा में प्रश्न पत्रों का स्तर अलग अलग होता है, उस परीक्षा में एक ही पद के लिए परीक्षा हो रही है लेकिन अलग अलग पारियों में परीक्षा होने पर अलग अलग पेपर आते हैं, तो उनका स्तर क्या है, अलग अलग है और कठिनाई का स्तर कम या ज्यादा है, यानी किसी में कम है किसी में ज्यादा है, कोई पेपर इजी है तो कोई हार्ड पेपर है। तो अलग अलग शिफ्ट के अंकों को लेकर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से गुजरा जाता है, यानी फिर अलग अलग शिफ्ट के जो नंबर आते हैं बालकों के, उन नंबरों के आधार पर क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरा जाता है, ताकि सभी बालकों को समान रूप से उसका फायदा मिले, किसी बालक के साथ में अन्याय नहीं हो या किसी बालक को उसका बहुत बड़ा लॉस नहीं हो। अब दोस्तों देखिए, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें अंकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को लागू किया जाता है, जिससे सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय करने के लिए बनाई गई है, ताकि कठिन और सरल पेपर के आधार पर किसी विद्यार्थी के साथ में गलत नहीं हो और कोई विद्यार्थी जो है कम मेहनत में ज़्यादा अच्छे सफलता के क्षेत्र में उन लोगों से चला जाए जो काफ़ी मेहनत करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और ये बहुत बार जो है रेलवे में, एसएससी में, उन परीक्षाओं के लिए या अन्य कई परीक्षाएं होती है उनके लिए ये अपनाई जाती रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे हमें क्या इसमें जानने की ज़रूरत है, आगे हमें जानने की ज़रूरत है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी हमने देखा ये होता क्या, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों पर हमें गौर करना है, दरअसल इसकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत को कैसे आसानी से समझा जा सकता है, हम कैसे समझ सकते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों देखिए, यदि कोई एक ही प्रकृति की परीक्षा कई दिनों या शिफ्टों में हुई है, भाई अभी जैसे रीट की परीक्षा एक ही प्रकृति की है लेकिन ये 2 दिनों तक हुई है और 4 शिफ्टों में हुई है, तो इसका मतलब
कोई एक ही प्रकृति की परीक्षा है, वो एक से अधिक दिनों के लिए हो रही है या फिर अलग अलग शिफ्टों में हो रही है, तो तय सी बात है उसमें हर दिन अलग अलग पेपर आया। सीधी सीधी बात है, अगर ऐसी परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से पेपर क्या होगा, उसमें अलग अलग प्रकार से आएगा। तो ऐसे में उम्मीदवारों के साथ अन्याय होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि जो उम्मीदवार है उनके साथ किसकी संभावना बढ़ जाती है, अन्याय होने की, यानी जिनके कठिन पेपर आया उनके साथ में तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। इसीलिए जिस शिफ्ट में पेपर सरल आता है वो आगे बढ़ जाते हैं और जिसमें कठिन आता है वो पिछड़ जाते हैं। यानी जिस शिफ्ट का पेपर सरल आया वो स्टूडेंट तो ज़्यादा नंबर ले आएंगे और जिनका जो है कठिन आया वो कम नंबर लाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी कठिन पारी में थे या कठिन पेपर वाली शिफ्ट में थे उनके साथ में दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसकी ज़रूरत महसूस होती है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत महसूस होती है। जैसे रीट 2022 में ऐसा सुनने में आया है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी है। रीट 2022 में आप जैसे विद्यार्थियों के माध्यम से इस बात का अंदाजा लगा है कि प्रश्न पत्र जो है वो कुछ शिफ्टों में सरल और कुछ में कठिन था। अब किस में सरलता किस में कठिनता ये निर्णय करना बोर्ड का और उन विद्यार्थियों का है जिन्होंने परीक्षा दी है, अपना पेपर दिया है, देखा है। मैं केवल इतना ही यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो भी शिफ्ट है जिसमें भी टफ पेपर हुआ, कठिन हुआ है, उस पेपर के लिए, उस कठिन पेपर वाली शिफ्ट के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और निश्चित रूप से दोस्तों बोर्ड और सरकार को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से उनको ऐसा करना भी चाहिए ताकि सभी बालकों को जो कि कठिन पेपर वाली शिफ्ट में थे फ़ायदा मिल पाए। और वैसे भी ये पात्रता परीक्षा है, इसमें निश्चित रूप से सरकार को और बोर्ड को जो है उन लोगों को लाभ देने की ज़रूरत महसूस होती है। दोस्तों इसके बाद में देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। अब कैसे होता है इसको लेकर के बात करें तो दोस्तों ये जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं ये केवल और केवल मेरे विवेक पर आधारित है। आप इसको ये नहीं समझें कि ये बोर्ड यही अपनाएगा या सरकार यही अपनाएगी। अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं सबसे सरल तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है जो यहाँ अपनाया जाता है। भले उनका सूत्र जो होगा उसमें 19-20 हो सकता है, वो अलग बात है, पर एकदम मोटे तौर पर यदि हम अपने दिमाग से समझना चाहें एकदम सरलतम तरीके से तो किस तरह से होता वो यहाँ पर एक प्रोसेस हम छोटा सा समझते हैं। तो दोस्तों जैसे नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम होता है इसके तहत पेपर की कठिनता का स्तर तय किया जाता है। सबसे पहले तो ये तय करते हैं कि पेपर की कठिनता का जो स्तर है वो कैसा है, किस लेवल तक वो पेपर क्या है, हार्ड है, कठिन है, ठीक है। इसके आधार पर अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं, इसके आधार पर अंकों का निर्धारण करते हैं। अब कैसे करते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था तो अनुमान लगा लिया गया कि इस पेपर में यदि 75 यानी 75 नंबर भी लेकर के कोई आता है तो उसे 90 नंबर मान लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है ये कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ वो कठिन हो गया, आपके सेकंड में हुआ, थर्ड में हुआ, फोर्थ में हुआ, वो अलग बात है। हम तो एक कॉमन सेंस में बात कर रहे हैं कि मान लीजिए पहले शिफ्ट में पेपर हुआ और पता लगा कि वास्तव में कठिन पेपर था। अब उसके अंदर ये तय कर लिया जाता है। अब वो तय कैसे होगा वो आगे हम बात करेंगे, यहाँ केवल कॉमन सेंस की हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बालक के 75 नंबर आए लेकिन नॉर्मलाइजेशन के आधार पर यह तय कर लिया कि उसको कितने मान लिए जाएंगे, 90 मान लिए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे दिन पेपर बहुत सरल था और उसका उल्टा कर दिया जाएगा, यानी 90 नंबर लाने वाले को 75 नंबर मान लिए जाएंगे। ये कब होगा, जब किसी विशेष प्रकार की परीक्षा से व्यक्ति गुजरता है। अब यहां पर हमारे पात्रता परीक्षा है तो पात्रता परीक्षा तो सेकंड वाला जो मामला है ये बिल्कुल भी यहां पर नहीं होगा, किसी भी सूरत में इस तरह से नहीं होगा। यानी बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से डरे हैं या डर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में इस बात का भय है कि कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे नंबर कम हो जाएं। तो देखो कम होने की संभावना शून्य है, बहुत कम चांस है। सरकार और बोर्ड क्या सोचते हैं वो अलग बात है, वहां बैठे हुए विद्वान क्या सोचते हैं अलग बात है, पर जहां तक मेरा मानना है किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा। जिनके ज्यादा नंबर आ रहे हैं उनके कम कभी नहीं होंगे, केवल और केवल होगा तो जिनका कठिन पेपर था उनके नंबर बढ़ने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा सकती है या अभिव्यक्त की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे इसका प्रोसेस कैसे हो सकता है। एक सामान्य प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या हो सकती है। ये सबसे सिंपल प्रोसेस है।
जो सबसे पहले प्रकाश में आया। अब अलग अलग संस्थाओं ने अपने अपने बहुत सारे सूत्र भी बनाए, फॉर्मूले बनाए, लेकिन हम एकदम सिंपल बात कर रहे हैं जो सबसे पहले विचार आया वो क्या क्या है दोस्तों। आइए अब हम माध्य विधि से ये समझने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। कौन सी विधि से? माध्य, यानी एवरेज निकाल करके, माध्य निकाल करके हम किस तरह से, औसत निकाल करके हम किस तरह से नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ हम समझते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, आपकी रीट की जो शिफ्ट है, एक पहली जो शिफ्ट थी के उम्मीदवार जो नंबर ला रहे हैं, अब वो जो नंबर ला रहे हैं उनमें वैसे इसमें परसेंटेज तय होता है कि जैसे मान लीजिए 1 लाख बच्चे बैठे तो कितने बच्चों के नंबरों का अवलोकन होगा, है ना। जैसे मान लीजिए 1 लाख बच्चे बैठे तो हो सकता है 100 बच्चों का हो, 1000 बच्चों का हो, वो अलग अलग बात है। लेकिन मैंने यहाँ पर केवल और केवल एग्जाम्पल के तौर पर 5 बच्चों का लिया। कितने का? 5 बच्चों का लिया। ये 5 संख्या वहां पर आदर्श नहीं है, ये केवल अपने यहाँ समझने के लिए, ताकि अपने को समझ में आ जाए। तो शिफ्ट के उम्मीदवार हैं, अब 5 बच्चों के नंबर लिए हमने, तो एक बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं, एक के 80, एक के 90, एक के 75 और एक के 85 अंक आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये अंक आ रहे हैं पहली शिफ्ट के 5 उम्मीदवारों के। उसी तरीके से जैसे यहाँ 5 बच्चों को हमने चुना, वैसे ही हमने दूसरी शिफ्ट के लिए चुना, शिफ्ट 2 के लिए। अब शिफ्ट 2 के लिए हमने चुना तो एक के 60 आ रहे हैं, एक के 45, एक के 55, एक के 65, एक के 70। अब दोस्तों देखो, देखते ही पता लग रहा है ना कि पहली शिफ्ट में तो ज्यादा नंबर आ रहे हैं बच्चों के, सभी के 5 हमने लिए, 5 के ठीक ठाक नंबर है, और दूसरी शिफ्ट में 5 के कम कम नंबर है। यूं मान के चलिए इसके अंदर पहली शिफ्ट में सबसे कम 75 माने, जबकि यहाँ 75 तो एक के भी नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि इनका पेपर निश्चित रूप से टफ था, वरना किसी न किसी के तो उससे ज्यादा नंबर भी आते। तो ये तय हो गया, ये तय हो गया कि शिफ्ट नंबर 2 का पेपर क्या है? कठिन है। अब आगे क्या प्रोसेस कर सकते हैं इसमें? आगे इसमें प्रोसेस हो सकता है क्या, जैसे पहली शिफ्ट के बच्चों के नंबर हैं 100 प्लस 80 प्लस 90, 85 और 75, ये नंबर थे, अभी हमने पीछे देखे। ये टोटल कितने हो गए दोस्तों? 430 हो गए। 5 लोगों के नंबर थे, उसके आधार पर एवरेज निकाला हमने तो कितने आ गए? 86। एवरेज निकाला तो कितने आ गए? 86 आ गया। इसके बाद में सेकंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में 60, 45, 55, 65 और 70 नंबर थे। इनका टोटल कितना हो गया? 295। इसमें भी 5 बच्चे थे, 5 का हमने भाग दिया तो कितने आ गए? 59। अब देखो यहां पर कितना बड़ा अंतर है। यहां पर 5 लोगों का एवरेज निकाला गया तो यहां पर 59 मार्क्स ही आ रहे हैं, और यहां पर 5 का निकाला गया तो कितना आ रहा है? 86 आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या करना होगा, यहां देखिए पहली शिफ्ट का एवरेज कितना आ रहा है? 86 मार्क। दूसरे का एवरेज कितना आ रहा है? 59 मार्क्स। ठीक है, अब दोनों में औसतन एवरेज जो है उसमें अंतर क्या है? दोनों के औसत का अंतर क्या है? तो दोनों के औसत का अंतर हो गया, इसके 86 है, इसके 59 है, इसका मतलब 27 मार्क्स का डिफरेंस है। कितने का? 27 मार्क्स का। ये सिंपल नॉर्मलाइजेशन की विधि है। अब ये 27 मार्क्स का अंतर है, तो यहां क्या करेंगे, इस अंतर को कम अंक वाली शिफ्ट के स्टूडेंट के नंबर में जोड़ देंगे। कम अंक वाली शिफ्ट के जो स्टूडेंट है उनके नंबरों में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक जो विद्यार्थी है उसके 65 नंबर आए, यहां पर ये कम शिफ्ट वाले, कम नंबर आने वाले शिफ्ट के बच्चे के कितने आए? 65। तो अब इसका जोड़ देंगे कितने नंबर? जो अंतर नंबर है वो 27। तो यहां 65 प्लस 27 इज इक्वल टू कितने हो गए? 92। यानी कि इस तरह से अगर वो निकाला गया एवरेज और फिर नंबर जोड़े गए तो दोस्तों जो बालक 65 नंबर लेकर के आ रहा है वो भी निश्चित रूप से इस अंतर के नंबर जोड़ने से क्या होगा? पात्रता को सिद्ध कर लेगा। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि बोर्ड इसी को अपनाएगा, मैं ये नहीं कहता सरकार इसी को अपनाएगी, उनका फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, होगा इसी तरह से। संख्या कितनी होगी बालकों की, ये भी उनके वहां पर जो टोटल स्टूडेंट है उनसे तय होगी। कितने नंबर का अंतर आता है, वो किस अंतर को किस से मान करके लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैंने एकदम सिंपल सा तरीका इसलिए बताया है कि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि आखिर ये कैसे होगा और किस तरह से इसमें नंबर बढ़ते और घटते हैं। तो घटने के चांसेस शून्य हैं। जहां तक मेरा मानना है किसी भी सूरत में नंबर घटेंगे नहीं, केवल उन लोगों के जिनके शिफ्ट में जटिल पेपर था वो भी बोर्ड तय करेगा। वो हम तय नहीं कर सकते, आप तय नहीं कर सकते, बोर्ड तय करेगा नंबरों के आधार पर। जब नंबर देखेगा टोटल बालकों के प्रश्न पत्र या उत्तर तालिका आपकी जो जांच होगी उसके बाद में, और पता चलेगा कौन सी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, अधिकतम कितने नंबर आ रहे हैं और दूसरी शिफ्ट में अधिकतम कितने आ रहे हैं, उसके आधार पर।
लेकिन कुल मिलाकर के आपको इसके माध्यम से ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि ये जो प्रक्रिया है इससे निश्चित रूप से उन बालकों को लाभ होता है जिनके शिफ्ट में पेपर कठिन आता है या जिसके दिन पेपर कठिन होता है। अब दोस्तों बात यहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि बोर्ड और सरकार को सुनिश्चित रूप से इस मुद्दे के ऊपर बहुत जल्द एकदम खुलासा करना चाहिए कि ये प्रोसेस अपनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ने आवेदन करवाते समय अपना जो सूचना से संबंधित प्रपत्र जारी किया उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि इस तरह का होगा, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग दिन परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो जब लिखा है तो उनको स्पष्ट कर देना चाहिए, और स्पष्ट करने से क्या होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 नंबरों से आगे पीछे हैं अब तक की जो आंसर की लोगों के आपने देखी उसके अनुसार, और वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं आगे की तैयारी करूं कि नहीं करूं, मैं थर्ड ग्रेड की तरफ जाऊं कि नहीं जाऊं। तो उन लोगों के लिए तत्काल निर्णय होना चाहिए ताकि उनका समय खराब नहीं हो और जल्दी से जल्दी वो बालक अपनी पढ़ाई की तरफ मुंह कर पाएँ, पढ़ पाएँ और मन लगाकर पढ़ पाएँ। क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे जो संपर्क वाले विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी माध्यम से अपने नंबर भेजते रहते हैं, चाहे यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से हो या फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, तो वो लिखते हैं कि मेरे 1 नंबर ज़्यादा, कि 1 नंबर कम है, कि 2 नंबर ये। तो निश्चित रूप से अपन सोच सकते हैं दोस्तों जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से कम वाला विद्यार्थी है वो बिल्कुल किनारे पर है, और उसको यदि आज ये कह दिया जाता है कि ऐसा होगा और उनको फ़ायदा होगा तो निश्चित रूप से पूरे मन से आगे की तैयारी करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों निश्चित रूप से ये मैसेज जो है किसी न किसी तरंग के माध्यम से, ईश्वरीय तरंग के माध्यम से बोर्ड के अधिकारियों और सरकार, शिक्षा मंत्री जी सबके पास पहुंचे और सुनिश्चित रूप से वो आप जैसे उन विद्यार्थियों के लिए तत्काल इसके संदर्भ में निर्णय लें जो कुछ नंबरों से परेशान हैं। और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा, आप लोगों को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और निश्चित रूप से आप अपनी इस पात्रता को सिद्ध कर पाएंगे। दोस्तों इसी आशा और उम्मीद के साथ में फिर किसी नई सूचना के साथ में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।